हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक। डाल्टन साहब कुछ ऐसा कहते हैं कि एक नई कहानी की शुरुआत होती है। डाल्टन साहब ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे स्मॉल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब साइंस तो शुरुआत ही ऐसे होती है, कोई एक चीज प्रपोज करता है, दूसरा उसको काटता है, एक तरह से उसकी बेइज्जती करता है। और ये सारी बेइज्जती ही साइंस की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, ये वाद विवाद जरूरी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब ये सवाल था कि क्या वाकई एटम स्मॉलेस्ट है, क्या इससे छोटा कुछ नहीं। लेकिन इस बात को प्रूफ कैसे करें कि ये स्मॉलेस्ट है। अब जरूरी यह था कि मैटर लिया जाए और उस पर कुछ ऐसा किया जाए, मान लो वही हथौड़ा लेके बैठ गए और छोटा करते गए, बट ये चीज तो एटम के लिए पॉसिबल नहीं। उसी दौरान एक साहब थे जिनका नाम था मिस्टर फैराडे। वो कुछ गजब के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गजब के एक्सपेरिमेंट बोले तो भाई साहब वो जो थे वो चार्ज और मास के इंटर रिलेशन पे लगे हुए थे। चार्ज पास करो, मास डिसोसिएट होगा। क्लास 10th में तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का टॉपिक पढ़ा है, वो इलेक्ट्रोलिसिस था। क्लास 12th में फैराडे साहब का ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूरी डिटेल में पढ़ोगे। अब ये जरा एक बार एनसीईआरटी से भी नजर मारते हैं और समझते हैं कि इसी दौरान सब कुछ क्या हो रहा था। ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो यहां पर बच्चों इन 1830, देखो ये पैराग्राफ में भी है, माइकल फैराडे शोड दैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फिलहाल ये मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट इज समथिंग व्हिच गेट्स डिसोसिएटेड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। बिजली पास करने पे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो छिन्न भिन्न हो जाए, जो डिफरेंट पार्ट में टूट जाए, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो फैराडे साहब ने बोला कि केमिकल रिएक्शन अकर हो जाएंगी, और इसके नीचे देखो तो एनसीईआरटी ने भी साफ लिखा हुआ है कि he formulated certain law which we will study in class 12th. Done? Now, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी? इन मिड 1850s के अराउंड ये सब कहानी चल भी रही थी। अब ये देखना था कि क्या वाकई चार्ज पास करके मैटर को तोड़ा जा सकता है, क्या एटम को तोड़ सकते हो? क्योंकि अगर वो टूट गया तो वो स्मॉलेस्ट नहीं था। चलिए जी, विचार अच्छा था। विलियम क्रुक ये साहब थे जो कुछ ट्यूब्स बना रहे थे। ट्यूब्स, ये ग्लास का एक चैम्बर मान लो, जैसे कि आपको दिखा देता हूं ऊपर, ये भी क्लास हुई थी उसके अंदर बनाया था, आपके लिए दोबारा बताएंगे। ये एक, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर, तो ये देखिए ये एक आपका ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब है। इसके एक तरफ कैथोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, इलेक्ट्रोड है, और हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। एज वी नो, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। और ये वैक्यूम पंप है इस ट्यूब में से गैस को निकालने के लिए। इस ट्यूब में से गैस को निकालने के लिए क्या मतलब हुआ? इस ट्यूब में से गैस को निकालने की जब बात कह रहा हूं, देखो एक ग्लास ट्यूब है, हवा तो हर जगह, एयर तो हर जगह, गैस तो हर जगह, तो खाली भी कर दूंगा तो भी उसके अंदर गैस है। अब उस गैस को थोड़ा सा निकालना है। गैस अच्छे कंडक्टर, गैस तो कंडक्टर ही नहीं है, तो कंडक्शन में हमारी बाधा बनेगी, और मुझे तो हाई वोल्टेज पे काम करना है क्योंकि ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, इनमें पास करना है। और अगर कोई भी इसमें ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से एटम टूट रहा है, तो वहां से कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट हमें रिजल्ट मिलेगा। तो वैक्यूम पंप से इन ट्यूब्स को थोड़ा इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट करना मतलब बच्चों निकालना। अभी वो साउदर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री जैसे हमारे होते हैं, जहां पर समुद्र से घिरे हुए हैं, तो वहां पर तूफान आते हैं, हम जानते हैं, तो उस समय वहां से लोगों को खाली किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है। तो ऐसे ही गैस को ट्यूब में से निकाला गया है, इवैक्यूएट किया गया, ताकि गैस कम रहे और ये कंडक्शन हमारा हो सके। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखा क्या गया? देखा ये गया
कि जब ये हाई चार्ज पास किया गया तो एक स्ट्रीम निकली कैथोड से एनोड की तरफ। कैसे पहचानेंगे कि कैथोड से एनोड की तरफ कोई स्ट्रीम जा रही है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एनोड में छोटे छोटे छेद कर दिए। देखिए आप, ये एनोड में छोटे छोटे छेद हो रखे हैं और ये पीछे हमने एक कोटिंग कर दी। कोटिंग करने का मतलब हुआ एक तरह से आप कह दो कवर कर दिया। और ये ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहां पर की गई थी, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट, अगर रेस पड़ेंगी, रेडिएशन पड़ेंगी तो वो चमकेगा। धूप में कभी यार ग्लास या आपके रिंग्स वगैरह चमकते हैं, ऐसे ये कुछ मटेरियल होते हैं, इन पे अगर रेस पड़ेंगी तो ये चमकेंगे। तो अब ये सवाल था कि क्या वाकई कैथोड से कोई चीज एनोड की तरफ गई? हाँ जी गई। एनोड में थोड़े से छेद किए गए और ये रेज उसको पार करती हुई उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके टकराई और वो चमका। अगर वो चमका, इसका मतलब कुछ है जो कैथोड से निकला एनोड की तरफ गया। इन्हीं को बोला गया कैथोड रेस और इनके बारे में अब हम फर्दर जानकारी लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, इन पे सवाल आते हैं बच्चों। सो प्रॉपर्टी सबसे पहले, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। डेफिनेटली यही होना है, कैथोड से चलेंगी और एनोड की तरफ जाएंगी, है ना। ये हमने देख भी लिया, हमारे उसके अंदर है भी ये एक्सपेरिमेंट बताया हमने जो। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा E/m रेशो, वहां हम पढ़ेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। बट एक चीज सोचो, ये कुछ ऐसा है कि आप स्कूल चले, रास्ते में कि आपको कुछ स्कूल में कुछ गलत संगति या हम कह दें तो कुछ हाई क्लास हमारी जो मूवीज होती हैं जहां सिगरेट पीने वाले को हीरो बनाया जाता है, तो उसी कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि पान की दुकान थी, वहां सिगरेट मिल रही थी। अब अगर आप में चार्ज है, आप पीना चाहते हैं, तो आपका सीधा रास्ता स्कूल की तरफ था, लेकिन आप डिविएट हो गए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये चार्ज पार्टिकल हैं। अगर आप इस ट्यूब के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल डिविएट हो जाएंगे। जैसे आप स्कूल जाने के रास्ते से डिविएट हो गए, वैसे ही ये भी जो सीधे रास्ते पे चल रही थी उससे डिविएट हो जाएगी। और ये जो डिविएशन है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई थी तो पॉजिटिव की तरफ था। इसका मतलब था कि ये पार्टिकल किस नेचर के हैं? ये नेगेटिव नेचर के हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मान लीजिए वो दुकान ही नहीं है वहां पर, तो आप तो सीधा अपने स्कूल पहुंचेंगे। Cathode rays produce mechanical effect as they can rotate the wheel placed in their path. What does it mean? कुछ लोगों ने बोला कि भाई साहब आप कह रहे हो पार्टिकल हैं, क्यों माने? वेव भी तो हो सकती है, और उस जमाने में डुअलिटी कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ था। यानी कुछ लोग कहते थे कि जैसे ये लाइट है, ये लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर है। न्यूटन साहब ने कहा था कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, पढ़ेंगे उसको इस चैप्टर में। फिर मैक्सवेल साहब ने कहा नहीं बे नहीं, ये तो वेव है यार, कमाल कर रहे हो तुम। तो उस समय ये चीज नहीं थी। तो देखो ये जो एक खास हमारा एक सबूत मिला, मैकेनिकल इफेक्ट, इनके रास्ते में एक छोटा सा पिन व्हील कह दो उसको, पिन व्हील मतलब पहिया सा या पंखा ना, छोटा सा प्लास्टिक का वो लगाया गया, तो उसको रोटेट कर दिया इन्होंने। इसके अंदर इसका मतलब था कि इसके अंदर कोई मैकेनिकल इफेक्ट है, फोर्स है, यानी ये पार्टिकल हो सकते हैं। तो ये पहला सबूत आया। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। मेरे दोस्तों, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ और भी है, एटम स्मॉलेस्ट नहीं। तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो मन में ये भी था कि अगर ये नेगेटिव है और एटम तो मेरा न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। यानी एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, तभी वो न्यूट्रल है। इसका मतलब मेरे भाई एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। जिस बात की खोजबीन करनी थी वो सामने निकल के आई। लाइक कैथोड रेस कैन कॉज फ्लोरेसेंस। बच्चों, टीवी स्क्रीन जो होती थी ना, पहले जो टीवी थे मोटे मोटे CRT जिनको बोलते थे, है ना, वो कैथोड रे ट्यूब सी होती थी, है ना। अब तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ टीवी, बहुत पतले, है ना, दीवार पे चिपकने वाले टीवी देख रहे हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना, वो बताएंगे कि पहले जब टीवी खराब होता था तो जो ठीक करने आते थे वो बोलते थे जी ट्यूब खराब हो गई है, वो ठीक करनी होगी। वो ट्यूब जो थी वो कैथोड रे ट्यूब थी। यानी स्क्रीन पे पीछे से बीम ऑफ पार्टिकल आता था और वो चमक की वजह से आपको फोटो दिखती थी। ठीक है।
कैथोड रेज पोजेस आयनाइजिंग पावर, दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। बच्चों आयनाइजेशन क्या होता है? सिंपल, अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, कुछ बच्चों ने 10th में ही पढ़ा होगा। लेकिन कैथोड रे के पास एक आयनाइजिंग पावर है। देखो जो गैस का एटम होगा उस पर स्पीड से जाके ये चार्ज टकराया, उसका इलेक्ट्रॉन उस एटम में से निकाल दिया, एटम निकाल दिया तो उस पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया, तो वो आयनाइज हो गए। इस तरह मान के चलो। तो ये क्या होता है, जो गैस से पास होंगे तो उसको आयनाइज कर देंगे, और उसका इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि ये खुद भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एक पार्टिकल की पूरी फोर्स लेके जा रहे हैं, तो ये भाई साहब भी उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर शामिल कर लेंगे और गैशियस आयन पॉजिटिव वहां पर रह जाएगा, जिसको बाद में हमने एनोड रे में पढ़ा। यहां पर तो हमारा टारगेट सिर्फ इसी नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर ही था। द E by M, दैट इज चार्ज टू मास रेशियो, जो कि हमारे अगले टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। फॉर कैथोड रेज आर फाउंड टू बी सेम एज दैट फॉर एन कोलम, एज दैट फॉर अ कोलम पर ग्राम, दस द कैथोड रे आर अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, ये चार्ज बाय मास है, कोलम पर ग्राम हो गया। बेसिक क्या था बच्चों, एक बात देखी गई कि E by M रेशियो जो कैथोड रे का था वो हर गैस के लिए सेम रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो हर गैस में है, यस, इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल है, उस इलेक्ट्रोड के अंदर से भी निकला है तो उसका भी E by M। E by M रेशियो ना तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिफर हुआ कैथोड रेज के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, E by M रेशियो ना तो इलेक्ट्रोड से कोई इफेक्ट पड़ा, चेंज करके देखा इलेक्ट्रोड, गैस भी चेंज करके देखा, बट कैथोड रेज के अंदर E by M रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल पार्टिकल है और इसके ऊपर इसी पे क्वेश्चन बनता है। सो आज का ये बहुत छोटा सा टॉपिक था कैथोड रे का, फिर एनोड रे का भी है और E by M रेशियो है। इसके बाद हम फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। बच्चों दिस इज अ सीरीज वेयर आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट मीन्स ईच एंड एवरी टॉपिक, बट एक नट शेल में विद इन अबाउट एक टॉपिक के ऊपर ही एक सेशन होगा, सो दैट आपको जब टाइम मिले तो आप उसे आराम से टॉपिक को स्टडी कर सकें। क्योंकि मैंने ये देखा था पूरे लॉन्ग टॉपिक के अंदर वो चीज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, एज आई स्टेटेड अर्लियर, मैंने इन्हीं सभी टॉपिक्स को जो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चों को मेरे पुराने टॉपिक नहीं मिलते, तो इसके लिए आई एम लॉन्चिंग एन ऐप, और वो ऐप संडे को लॉन्च कर दूंगा। तो उसके अंदर सीक्वेंस से सारे टॉपिक आ जाएंगे। वो जो क्वेश्चन शीट्स हैं, डीपीपी हैं, वो वहाँ आ जाएंगे। यूट्यूब पे अपलोड करना मुश्किल था, वहाँ पर ईजी हो जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा, बिकॉज ये यूट्यूब वाले वीडियो ही वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे आपके लिए। तो आई होप मेरा ये कोशिश आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए। इस सीक्वेंस में थोड़ा सा लेक्चर डिले हुए थे बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड विद ऐप डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स, बट अब ये कंटिन्यूसली टॉपिक चलते जाएंगे। टारगेट यही है कि हम सितंबर से पहले आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 का जो फर्स्ट बुक है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में वही पूछा जाएगा, तो हम उसे कवर करेंगे, है ना। तो लेक्चर आते जाएंगे, आप सीक्वेंस में देखते जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अभी भी, क्योंकि सारे लेक्चर आते जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।